नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। आरव एक युवा और महत्वाकांक्षी शहरी योजनाकार था। वह बिहार के एक छोटे से गांव से था जहां उसके दादाजी पारंपरिक मिट्टी के घरों को ऐसे बनाते थे कि वे सांस लेते हुए लगते थे। आरव ने बड़े शहरों में आकर कांच और स्टील की विशाल इमारतें डिजाइन करना शुरू किया। वह देखता था कि शहर बढ़ते जा रहे हैं, ऊंचे होते जा रहे हैं, लेकिन उनमें से जीवन या आत्मा गायब होती जा रही है। लोग इन चमकदार इमारतों में अकेले और उदास महसूस करते थे। पिछले कुछ समय से आरव को अपनी डिजाइन की हुई इमारतों में एक अजीब सी कमी महसूस हो रही थी। वे मजबूत थीं, सुंदर थीं, लेकिन उनमें कोई गर्माहट नहीं थी। उन्हें देखकर कोई खुशी या शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसे अपने दादाजी की एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। डायरी में 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्यमय रेखाचित्र और कुछ प्राचीन वास्तु सूत्र लिखे थे। डायरी के पहले पन्ने पर एक चेतावनी थी, जब तक पत्थर में आत्मा नहीं तब तक शहर में जीवन नहीं। आरव को समझ आ गया कि ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे ऊर्जा के केंद्र थे जो किसी भी संरचना को जीवित कर सकते थे। वे धरती की गहरी ऊर्जा को खींचते थे और उसे अपने आसपास फैलाते थे। उसने अपनी यात्रा शुरू की, हर ज्योतिर्लिंग पर जाकर उन प्राचीन वास्तु सूत्रों को समझने के लिए। सोमनाथ पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर की संरचना समुद्र की ऊर्जा को कैसे खींचती है और उसे शांति में बदलती है। उसने सीखा प्रवाह का सिद्धांत कि कैसे एक इमारत अपने आसपास की ऊर्जा को प्रवाहित कर सकती है। महाकालेश्वर में उसने महसूस किया कि मंदिर के पत्थर समय के साथ कैसे अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं। उसने सीखा शाश्वतता का सिद्धांत कि कैसे एक इमारत युगों तक अपनी आत्मा को जीवित रख सकती है। ओंकारेश्वर में उसने मंदिर के भीतर से आने वाली एक सूक्ष्म ध्वनि को सुना। उसने सीखा अनुनाद का सिद्धांत कि कैसे एक इमारत अपने आसपास सकारात्मक कंपन फैला सकती है। जैसे जैसे आरव एक एक करके हर ज्योतिर्लिंग पर जाता गया, उसे एहसास हुआ कि एक विशाल वैश्विक निर्माण कंपनी मेगाकॉर्प अनजाने में इस ऊर्जा नेटवर्क को बाधित कर रही थी। वे दुनिया भर में विशाल लेकिन आत्माविहीन कंक्रीट के जंगल बना रहे थे। उनकी इमारतें हालांकि मजबूत थीं, लेकिन वे ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा को सोख लेती थीं, जिससे शहर और भी बेजान हो रहे थे। मेगाकॉर्प के सीईओ, एक कठोर तार्किक व्यक्ति, आरव को रोकने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उनके काम में बाधा डाल रहा है। आरव की यात्रा एक दौड़ बन गई थी। उसे मेगाकॉर्प को रोकना था, इससे पहले कि वे दुनिया के हर शहर से आत्मा को पूरी तरह से मिटा दें। उसकी अंतिम मंजिल दिल्ली थी, जहां मेगाकॉर्प एक विशाल आत्माविहीन ग्लोबल टावर बना रही थी। ये टावर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे दक्ष ढांचा होगा, लेकिन ये ज्योतिर्लिंगों के ऊर्जा नेटवर्क को पूरी तरह से बाधित करने वाला था। आरव टावर के शीर्ष पर पहुंचा। मेगाकॉर्प का सीईओ वहां खड़ा था, अपनी उपलब्धि पर गर्व कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वास्तुकार? ये भविष्य है, दक्षता ही सब कुछ है। आरव ने कोई बहस नहीं की। उसने अपने दादाजी की डायरी निकाली और टावर के केंद्र में अपनी सारी ऊर्जा और ज्ञान को केंद्रित करके सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ा। उसने टावर के स्टील और कंक्रीट में आत्मा डालने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से टावर की सबसे ऊपरी सतह को छुआ और अपने मन में उन सभी सिद्धांतों को दोहराया जो उसने अपनी यात्रा में सीखे थे। प्रवाह, शाश्वतता, अनुनाद और प्रकृति के साथ सामंजस्य। एक पल के लिए टावर कांपने लगा। उसकी चमकदार ठंडी सतहें नरम हो गईं और उसमें से एक हल्की सी गर्माहट और कंपन निकलने लगा। टावर ढहा नहीं, बल्कि उसमें एक बदलाव आया। उसकी कठोरता पिघल गई और वह एक जीवित संरचना जैसा लगने लगा। लोग टावर में प्रवेश करते हैं और उन्हें एक अजीब सी शांति और जुड़ाव महसूस होता है।
मेगाकॉर्प का सीईओ हैरान रह जाता है। उसने पहली बार एक ऐसी इमारत देखी थी जिसमें जान थी। आरव अब सिर्फ एक वास्तुकार नहीं था, बल्कि चेतन वास्तुकला का अग्रदूत बन गया था। उसने दुनिया को सिखाया कि शहर सिर्फ ईंट और मोड़ चार से नहीं बनते, बल्कि आत्मा और ऊर्जा से बनते हैं। आरव के ग्लोबल टावर में आत्मा भरने के बाद दुनिया में एक नई लहर दौड़ पड़ी। मेगाकॉर्प का सीईओ, जो अब विनम्र हो चुका था, आरव के पास आया। उसने आरव से चेतन वास्तुकला के रहस्य सीखने की विनती की। सीईओ ने अपनी सारी संपत्ति और संसाधन आरव के काम में लगा दिए। उन्होंने मिलकर कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। आरव ने उन्हें ज्योतिर्लिंगों के सिद्धांतों के बारे में सिखाया और सीईओ ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करके उन सिद्धांतों को आधुनिक वास्तुकला में लागू करने की कोशिश की। उन्होंने कई नई इमारतें बनाई जो बाहर से तो खूबसूरत थीं, लेकिन अंदर से भी जीवंत महसूस होती थीं। लोग इन इमारतों में आकर शांति और ऊर्जा महसूस करते थे, लेकिन जल्द ही एक नई समस्या सामने आई। कुछ इमारतें, जिन्हें मेगाकॉर्प के इंजीनियरों ने आरव के सिद्धांतों को पूरी तरह समझे बिना बनाया था, वे अति ऊर्जावान होने लगी। उनमें इतनी ज्यादा आत्मा भर गई थी कि वे अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को बढ़ा देती थीं। खुशी उन्माद में बदल जाती थी और दुख निराशा में। शहर एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बन गए थे, जहां लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। आरव को एहसास हुआ कि आत्मा को सिर्फ जगाना ही काफी नहीं था, उसे संतुलित भी करना था। मेगाकॉर्प के इंजीनियरों ने सिद्धांतों को तो समझा था, लेकिन वे आत्मा के गहरे सूक्ष्म पहलुओं को नहीं समझ पाए थे। ये अरूप का एक नया रूप था, आकार को मिटाना नहीं, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से अराजक बनाना। आरव का नया मिशन था इस अति ऊर्जा को शांत करना और शहरों की आत्मा को एक स्थायी संतुलन देना। उसे एक मास्टर ब्लूप्रिंट बनाना था जो सिर्फ संरचना को नहीं, बल्कि भावनाओं को भी नियंत्रित कर सके। वह मेगाकॉर्प के सबसे अति ऊर्जावान शहर भावनगर पहुंचा। यहाँ की इमारतें इतनी जीवंत थीं कि वे लोगों की भावनाओं को खींच लेती थीं। एक पल में लोग हंसते थे, अगले ही पल रोने लगते थे। शहर एक भावनात्मक तूफान जैसा था। आरव ने कोई बहस नहीं की। उसने अपने दादाजी की डायरी निकाली, जिसमें एक अंतिम गुप्त अध्याय था, आत्मा को शांत करो और शहर सांस लेगा। यह एक ऐसा सिद्धांत था जो भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि उन्हें स्वीकार करके शांत करता था। आरव ने शहर के केंद्र में एक छोटी सी साधारण संरचना बनाई। यह कोई भव्य इमारत नहीं थी, बल्कि एक शांत ध्यान केंद्र था। उसने अपनी सारी ऊर्जा और ज्ञान को उसमें केंद्रित किया और सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ा, लेकिन इस बार उसने उन्हें शांतकरण के लिए जोड़ा। उसने अपनी खुद की भावनाओं को नियंत्रित किया और उन्हें उस संरचना में प्रवाहित किया। संरचना से एक शांत स्थिर कंपन निकला जो पूरे शहर में फैल गया। ये कंपन भावनाओं को दबाता नहीं था, बल्कि उन्हें एक लय देता था। लोगों की भावनाएं शांत होने लगी और शहर में एक नई शांति आ गई। अति ऊर्जा का भ्रम टूट गया। आरव अब सिर्फ एक वास्तुकार नहीं था, बल्कि भावनात्मक वास्तुकला का गुरु था। उसने दुनिया को सिखाया कि शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि भावनाओं को संतुलित करने का स्थान भी है। उस घटना के बाद मेगाकॉर्प ने अपनी सारी परियोजनाओं को भावनात्मक वास्तुकला के सिद्धांतों पर आधारित किया। बड़ी ईओ ने अपनी शेष जिंदगी को आरव के साथ काम करने में बिताया, ऐसे शहर बनाए जहां लोग न केवल सुरक्षित महसूस करते थे, बल्कि भावनात्मक रूप से भी संतुलित रहते थे। आरव ने अपना शेष जीवन भावनगर में बिताया, जो अब एक शांत और संतुलित शहर बन गया था। वो एक गुरु बन गया था जो लोगों को सिखाता था कि कैसे अपनी भावनाओं को समझना है और उन्हें अपने आसपास की वास्तुकला के साथ सामंजस्य में लाना है। वर्ष बीतते गए और आरव बहुत बूढ़ा हो गया। एक शाम वह भावनगर के केंद्र में बनी अपनी छोटी सी संरचना में बैठा था। उसने महसूस किया कि उसका काम पूरा हो गया है।
उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा उस संरचना में समा गई जो अब शहर की धड़कन बन गई थी। आरव अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो खुद शहर की आत्मा बन गया था। उसकी चेतना हर इमारत, हर सड़क और हर इंसान की भावना में मौजूद थी। आज भी जब कोई भाऊ नगर में प्रवेश करता है तो उसे एक अजीब सी शांति और संतुलन महसूस होता है। शहर की इमारतें सिर्फ पत्थर और स्टील नहीं हैं, वे सांस लेती हैं, भावनाएं महसूस करती हैं और लोगों को संतुलित रहने में मदद करती हैं। ये कहानी एक ऐसे नायक के साथ समाप्त होती है जिसने दुनिया को सिखाया कि शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि जीवित संस्थाएं हैं और उनकी आत्मा को संतुलित रखना ही सच्ची वास्तुकला है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।